हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ 80 क्वेश्चन बीपीएससी जो टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज आप लोगों के साथ 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, सेट ये 2 नंबर रहेगा। आप लोग को पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम सेट 2 का 80 क्वेश्चन डिस्कस करें, जिसमें हम 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और दोनों मिलाकर कितना होता है आपका 150 क्वेश्चन होता है। तो सेट 2 का 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, जिसमें 70 में क्या है आपका 30 आपका हो गया क्या हिंदी और इंग्लिश हो गया, बाकी आपका 40 हो गया कॉमन पेपर हो गया। मतलब पूरा समझ एक तरह से 6 के लिए 6 to 8 के लिए कॉमन पेपर ही 70 है। और 80 क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीएस पेपर रहेगा। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है। 71 से डिस्कस करें, टोटल कितना डिस्कस करेंगे 80 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हल का आपसे पूछा जाए टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, बनवाली इसका राइट, याद देखिए बनवाली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही आपसे पूछता है कि खेत के जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है तो वो कालीबंगा से। याद रखिए कहाँ से, तो वह कालीबंगा से। याद रखिए, तो हल का टेराकोटा कहाँ से मिला है तो बनवाली से मिला है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा खेते हुए जोत का साच कहाँ से मिला है तो वह कालीबंगा से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मुनरो। याद रखिएगा, मुनरो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बक्सर के युद्ध कब हुआ था अभी याद रखिएगा, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, जिसमें अंग्रेज क्या हुआ था, जीता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में के कारण फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, इसके राइट आंसर हो जाएगा, यानी 73 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है, ये सासाराम में, सासाराम का बिहार में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में, कौन सा हड़प्पा कालीन जो है गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लोथल, इसका राइट आंसर। याद रखिए लोथल जो है इसका राइट आंसर हो जाए। और लोथल जो है किस नदी पर, तो याद रखिए भोगवान नदी पे। याद रखिएगा भोगवान नदी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है चोल वंश पूछा आपके, चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा विजयालय, जो चोल वंश के संस्थापक था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, आपसे पूछा है कि प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा महाकश्यप। याद रखिए महाकश्यप इसका राइट आंसर हो जाए। अब देखिए बौद्ध संगीति कितने हुए थे, 4 बौद्ध संगीति हुए थे। कितने, 4 हुए थे। अगर आपसे पूछेगा तो पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाकश्यप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, महाकश्यप होगा। अगर आपका द्वितीय पूछा जाएगा, द्वितीय कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा सुबाकामी हो जाएगा। अगर तृतीय पूछेगा तो मोगलीपुत्र, तीसरा होगा, और चौथा पूछेगा तो वसुमित्र हो जाएगा। ठीक है, अब पहला बौद्ध संगीति कहाँ होता है, भी याद है कि राजगीर में होता, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। यानी कुंडलवन कहाँ था, कश्मीर में। ठीक है, और कभी कभी शासन काल पर किसके किसके शासन काल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति किस, देखिए एक कोड वर्ड बताते हैं किसके, जैसे अ का अक। अ का मतलब क्या, अ से क्या हो गया आपका जात शत्रु, का से हो गया काला शोक, फिर अ हो गया तो आपका शोक हो गया, और क से कनिष्क, यानी ये सब शासन काल से रिलेटेड। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया। देखिए
पूरा किया गया लिखा पूछ रहा है ना, किसके द्वारा पूरा किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर हो। लेकिन आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको नींव किसने डाला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और कंप्लीट किसने किया है, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, उपयुक्त में से कौन। अब रहा सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरि और बुक्का दोनों भाइयों ने। और ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी, याद 1336 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है कि किस मुगल शासक के समय में सर टोमरो भारत आया था। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी जो किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अबुल फजल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अबुल फजल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने मनसब को कितने वर्गों में बांटा, तो याद रखिएगा 66 वर्गों में क्या किया, इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि अकबरनामा जो है, अकबरनामा का तीसरा भाग को क्या कहते हैं, वही याद रखिए अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सबसे पहले ये मद्रास में। याद रखिए सबसे पहले जो है ये मद्रास में की गई थी। कब किया गया था, डेट याद रखिएगा, तो 1820 ईस्वी में, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी.डी. सावरकर। याद रखिए बी.डी. सावरकर के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, उसके बाद डैश दे रखा, के दरबार में रहते थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और ये किसके दरबार में पूछा है, किसके दरबार में रहते थे, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए कनिष्क। याद रखिएगा कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी पूरा हुआ था, तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सेडान युद्ध। याद रखिए सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब रहा सवाल कि ये सेडान युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये भी याद रखिए 1870 ईस्वी में। याद रखिएगा 1870 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है यहाँ पर इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को। याद है रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिक्कारम की रचना इलोंगो नामक एक कवि ने लगभग वर्ष पहले की थी। कितने वर्ष पहले की थी, इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1800 वर्ष पहले की थी, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वेद है। आपसे पूछा सबसे पुराना वेद कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सबसे पुराना वेद आपसे पूछा जा रहा है। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ऋग्वेद जो है निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बंगाल के क्षेत्र में। याद रखिएगा बंगाल का क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पे पृथ्वी की त्रिज्या का आकार क्या होता है, बड़ा ऐसा क्यों होता है। अगर आप मैप को अच्छे से समझे होंगे तो यहाँ पर जो पोल पे क्या होता है, पृथ्वी तरफ से दबा होता है, चपटा होता है, ठीक है ना। इसीलिए जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये उत्तराखंड में, कहाँ है ये, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कायांतरिक चट्टान का, देखिए आपसे कायांतरिक चट्टान के बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ग्रेनाइट जो है ये कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो अब रास वाली ग्रेनाइट जो किस चट्टान का उदाहरण, तो याद रखिएगा ये अग्नि चट्टान को, याद रखिए अग्नि चट्टान का उदाहरण है। और अग्नि चट्टान कैसे बनता है, तो ये मैग्मा और लावा से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है लू किस ऋतु की विशेषता, लू जो होता है, जो लू चलता है वह किस ऋतु की विशेषता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है, याद रखिए ग्रीष्म ऋतु का ये विशेषता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है गंगा के मैदान को एक, उसके बाद डैश के रूप में वर्णित किया गया था। आपको बताना किसके रूप में ये वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जियोसिंक्लाइन, याद है जियोसिंक्लाइन के रूप में उसको वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर देखिए लोकटक लिखा हुआ और उलट झील दोनों जो है आपका मीठे पानी की झील है। अब अगर हम लोकटक की बात करते हैं तो ये उत्तर पूर्वी भारत में, याद रखिए उत्तर पूर्वी भारत में है। और उलट झील की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लेकिन चिल्का झील क्या है, ये उड़ीसा में, कहाँ है, ये उड़ीसा में है। और ये क्या है, खारे पानी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम, आपसे पूछा है किस ग्रह का सबसे कम घनत्व, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी शनि ग्रह। याद रखिएगा शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व। और आपसे पूछा कि शनि ग्रह का, और शनि ग्रह का कार्य क्या है, सबसे बड़ा कार्य किस किस ग्रह का होता है, बृहस्पति का। दूसरा नंबर पर आता है शनि ग्रह। लेकिन आपसे पूछा कि सूर्य के दूरी के क्रम में ये कौन सा स्थान पे, तो छठा स्थान पे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 98 कहते हैं कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ये छोटा नागपुर के पठार से, याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कांवड़ झील। याद रखिए कांवड़ झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल। और ये कहाँ, याद रखिए ये बेगूसराय में, कहाँ है ये बेगूसराय में। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसका 100 का राइट आंसर आपको क्या होगा, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसे आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक भूगोल की एक शाखा ने, भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कृषि भूगोल। याद रहे कृषि भूगोल जो इसके राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, झारखंड जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा झारखंड जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है ये शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से कौन, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब रहा सवाल कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है ये कहाँ, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है। तो ये जबलपुर में, कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पूछेगा तो वह देहरादून में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा जिला जो बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पुरानी पूरब में कौन सा जिला, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए राइट आंसर आपका ये हो जानी किशनगंज जो है ये पूरब में, याद रखिए किशनगंज जो है पूरब में। लेकिन आपसे पूछेगा इसके अलावा भी कुछ पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछेगा कि पश्चिम में कौन है तो कैमूर हो जाएगा, पश्चिम में क्या हो जाता है कैमूर हो जाएगा। और आपसे पूछेगा दक्षिण में, दक्षिणी जिला सबसे अधिक दक्षिण जिला कौन सा है तो वह गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गया हो जाएगा। अगर आपसे उत्तरी जिला पूछेगा कि बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला कौन सा है तो वह पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जिलों की संख्या कितना है तो 38 है, और 38वां जिला कौन सा है तो वो भी याद रखिएगा अरवल है। कौन सा है तो अरवल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है कि निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सा है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा यानी सोमुरीली झील जो है जम्मू कश्मीर में है, जो खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनाईमुदी, याद रखिए अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 2695 मीटर, कितना इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगर आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की दूसरा सर्वोच्च चोटी कौन है तो दोदा बेट, याद रखिएगा दोदा बेट, इसकी ऊंचाई कितना है 2637 मीटर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 कहता है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ पर है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डियागो गार्सिया में, याद है डियागो गार्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना था। महाराष्ट्र में पश्चिमी जो घाट है वह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वह सहाद्री के नाम से, याद रखिएगा वह सहाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है दक्षिण अमेरिका की सब, देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अमेजन। यह पूछा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो अमेजन नदी। लेकिन आपसे पूछा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है तो वह नील नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा नील नदी। अगर आप भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो वह गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है विश्व प्रसिद्ध लानोस ये घास का नाम है। घास असल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित, आपको बताना है किसमें स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर आपका भी हो जाए ये दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिका इसका राइट आंसर हो। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ का, तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला कंट्री का नेम है। और उसके बाद कोलंबिया देशों में लैनोस घास पाया था। ये कैसा घास है तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय घास है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 का था राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के पास होती थी, किसके पास होती है। इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा राज्यपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 का था मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश दे का समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। किससे संबंधित है, उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाए अनुच्छेद 18, याद रखिएगा
अनुच्छेद 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे भाग पूछे किस भाग में आता है तो भाग ये थ्री में आता है, याद रखिएगा ये भाग थ्री में आता है जो मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है तो कितने तक होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए तो कार्य कहलाता है, तो कैसा कार्य कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स्थिरीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ग्रामीण खेल जो है ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं, याद है, यानी 116 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब ये 11वीं अनुसूची की बात किया जा रहा है तो 11वीं अनुसूची में ग्रामीण विकास, उसके बाद गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, ये सब चीजें आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है संविधान के अनुच्छेद उसके बाद डैश दे रखा है के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं, किस श्रेणी से चुने जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, चाहे शिक्षक हो स्नातक हो, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो, यानी उपयुक्त एक में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी 119 का राइट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित, 300 जो है किससे संबंधित है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित, याद रखिए ये मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है। आपको पूछा जा रहा है किस पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाए। याद है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 कहता है राज्यसभा के सभापति या उपसभा के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई सदस्य इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो आपको बताना किस स्तर पे की जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राज सूची पर, याद है राज सूची पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद है राज सूची पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 153 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य का एक क्या होता है, राज्यपाल होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं, तो आपको बताना कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा हड़ताल की अधिकार, इसका याद है कि हड़ताल के अधिकार जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है, तो बताइए यहाँ पर 125 का राइट आंसर क्या होगा, तो किस अनुसूची में, तो याद है अनुसूची 4 में, याद है अनुसूची 4 में। वर्तमान में कितने अनुसूची है, तो याद रखिए 12 और
मूल अनुसूची कितना था, मूल संविधान में अनुसूची कितना था, तो उस वक्त 8 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कहता है राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 10 जनवरी 1920, या 10 जनवरी जो 1920 जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 127 कहता है कि भारतीय संविधान में, देखिए प्रस्तावना सिर्फ लिखा हुआ, ठीक है ना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से ले जाएगा, अगर सिर्फ प्रस्तावना की बात करेगा तो अमेरिका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत माइनर डिफरेंस है। जब प्रस्तावना सिर्फ पूछेगा तो वह आ जाएगा अमेरिका, और जब प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो वह आपका हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यूएसए का जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, याद रखिएगा, ठीक है। और यूएस ने संविधान 1789 में से क्या किया था, लागू किया गया था, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संसदीय प्रणाली का जनक किस देश को कहा जाता है। संसदीय प्रणाली का जनक किस देश को कहा था, ब्रिटेन को कहते हैं, भी याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला हो गया दोस्त, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए उन्हें 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, सांसद में चुने जाने योग्यता रखता है, यानी राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश। और किस अनुच्छेद के तहत, याद है अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको बताने हैं, किसके किसके बीच है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1951 से 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 131 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अब रहा सवाल कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पे आधारित है, तो ये भी याद रखिएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 कहता है भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133 कहता है उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों का द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उद्योगों करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा समूहन अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर के निर्माण हेतु शुरू की गई थी। तो 134 का राइट आंसर आपका ये हो जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 कहता है कि वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की, उसके बाद डैश दे रखा है कि अनुसूची में शामिल है, आपको बताना सूची बैंक यानी किस अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए ये सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, किसमें, तो दूसरी अनुसूची, याद रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा क्योंकि दूसरी अनुसूची ऑप्शन में नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 136 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग है तो 136 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रेशम वस्त्र, याद रखिए रेशम वस्त्र जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे उसके बाद डैश दे रखी स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा व्यापार अधिशेष के रूप में इसे जाना है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है निम्नलिखित में किस प्रकार की बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ पर आपका
प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होगा और मौसमी बेरोजगारी भी थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका एक और दोनों यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और दो यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 139 कहता है राष्ट्रीय आय की गणना की, उसके बाद डैश दे रखा है विधि में हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई आपको बताना है। तो यहाँ पर 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140 कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। तो बताइए यहाँ पर 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पहली, याद रखिए पहली पंचवर्षीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित, अभी थोड़ा देर हमने पहले बोला हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित है। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूछेगा ये किस मॉडल पे आधारित है, याद है पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 141 कहता है निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, कि प्राथमिक क्षेत्र लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो मत्स्य आता है, मछली पालन होता है, डेयरी आता है, वानिकी आता है, यानी ए बी और सी तीनों, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सार्वजनिक यानी सार्वजनिक खर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है निम्नलिखित में कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं, किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। याद रखिए कर्मचारी रेफरल बीमा योजना जो है ये कल्याणकारी योजना से संबंधित नहीं, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 144 कहता है गरीबी पर रंगाराजन कमेटी कब गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2012 में। याद रखिए 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 145 कहता है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोचन होगी, क्या होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इकाई के बराबर। याद है इकाई के बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर नहीं, प्लीज़ दोस्त में शेयर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो आपको बताना 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 147 कहता है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तारापोर समिति। याद है कि तारापोर समिति जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर की जाने वाला जो खर्च होता है किस तरह का खर्च होता है। तो यहाँ पर देखिए पूंजीगत खर्च भी होता है और विकास खर्च भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है बाजार मांग वक्र होता है तो किस तरह का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग वक्रों का क्षैतिज योग। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 150। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 कहता है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। आपको बताना है कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय, उसके बाद राजस्व प्राप्ति प्लस गैप प्राप्ति पूंजीगत दोनों को ऐड करके क्या करना है, कुल व्यय में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, जिससे क्या निकल कर आता है, राजकोषीय घाटा निकल कर आता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने ये पार्ट 2 एक तरह समझिए जिसमें 80 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हूँ, और पार्ट 1 में यानी सेट 1 में 70 क्वेश्चन, तो दोनों को मिला दीजिए तो 150 क्वेश्चन आपका हो जाता है। 70 पेपर जो है
6 to 8 के लिए बोलिए या 6 to 12 के लिए बोलिए, ये कॉमन पेपर है। 70 में क्या क्या बार बार डिस्कस बता चुका हूँ कि 30 इसमें मैथ, 30 में क्या रहेंगे आपका, तो यहाँ पर हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, और बाकी आपको 40 क्या रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, यानी सामान्य अध्ययन बोल सकते हैं। बाकी 80 क्वेश्चन जो आपको रहेगा सब्जेक्ट वाइज रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।